डेरिवेशन करने वाला हूँ वो क्यों करने वाला हूँ वो भी बताऊंगा आपको कि भाई इस ये वाला डेरिवेशन क्यों करना है आपको वो भी बताते हैं। सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं। क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है, आंसर भी मिल जाएगा। तो आप तो केवल क्या करना, थोड़ा बहुत लिखना चाहे तो लिख लेना, तो चलो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टाइन का विशिष्ट ऊष्मा का विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टाइन आइंस्टाइन का विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टाइन का क्वांटम सिद्धांत क्वांटम सिद्धांत क्वांटम सिद्धांत। इंग्लिश वाले बच्चे भी हेडिंग डाल सकते हैं, क्वांटम प्रिंसिपल नहीं, आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी। आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी ऑफ आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। ये तो इधर ही लिखना है इसको। नहीं नहीं नहीं, नोट्स भेजूंगा मैं आपको, नोट्स भेजूंगा। अब तो मैं नोट्स इस यूनिट के सारे भेजूंगा आपको। इस यूनिट में तो एक आधी डेरिवेशन ऐसा होगा जिसके नहीं भेजने पड़ेंगे, मैं सारे नोट्स भेजने पड़ेंगे क्योंकि लंबा डेरिवेशन है ना, सब बड़े बड़े डेरिवेशन। तो विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत, आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी ऑफ आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पिछले लेक्चर में मैंने ड्यूलॉन्ग और पेटिट का नियम बताया था। ड्यूलॉन्ग और पेटिट के नियम के अनुसार, पूरा सुनना आराम से, ड्यूलॉन्ग और पेटिट के नियम के अनुसार किसी भी ताप पर जो विशिष्ट ऊष्मा निकाली जाती है वो हमेशा 3R के बराबर आती है, मतलब नियत रहती है। ड्यूलॉन्ग और पेटिट के नियम के अनुसार किसी भी ताप पर जो विशिष्ट ऊष्मा निकाली जाती है वो हमेशा कांस्टेंट आती है और 3R के बराबर आती है। किसके बराबर? 3R पर। चाहे वो ताप कम हो चाहे वो ताप ज्यादा हो, हमेशा क्या रहती है? नियत रहती है। अकॉर्डिंग टू ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ, at low temperature, at high temperature, at different temperature, specific heat always constant। सीवी बराबर हमेशा क्या आता है? 3R। चाहे टेम्परेचर आप दुनिया का कोई भी रख दो, वो बोलता है कि स्पेसिफिक हीट हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ड्यूलॉन्ग और पेटिट का जो लॉ था वो इसी कारण से फेल हो गया कि उसने ये बोला कि हर टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। जबकि बच्चों ऐसा नहीं होता है। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हमेशा वेरी करती है और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये हम निकाल भी चुके हैं। स्टार्टिंग का जो लेक्चर हमने पढ़ा था फर्स्ट वाला, उसमें यही बताया था कि स्पेसिफिक हीट का जो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन रहता है वो किस तरीके से रहता है। उसमें टेम्परेचर की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे तो स्पेसिफिक हीट भी आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए भी अलग अलग होगी, है ना? ये चीज बता चुके हैं। तो ड्यूलॉन्ग पेटिट की कमी को दूर करने के लिए जो साइंटिस्ट था आइंस्टीन, उसने 1905 यानी 1905 में, साइंटिस्ट आइंस्टीन ने 1905 में एक थ्योरी दी थी जिसको हम नाम बोलते हैं आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टाइन का क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम भी यूज किया है ना उसने, इसलिए इसका नाम पड़ गया। तो आइंस्टीन ने 1905 में एक थ्योरी दी थी, किस कमी को दूर करने के लिए? जो ड्यूलॉन्ग और पेटिट ने कमी थी। कौन सी कमी थी? उसने बोला हर टेम्परेचर पर जो स्पेसिफिक हीट रहती है वो कांस्टेंट रहती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आइंस्टीन ने निकाला कि हर टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट नहीं रहती है। ठीक है, तो इस कमी को दूर करने के लिए आइंस्टीन ने थ्योरी दी। अब आइंस्टीन वाला भी फेल हुआ है। कहाँ फेल हुआ है अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसको दूर करेगा अगले टर्न वाला टॉपिक, मतलब डिवाई वाला, डिवाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं कि आइंस्टीन के पोस्टुलेट क्या क्या है, अभिकल्पनाएं क्या क्या है। बच्चों इसकी जो पोस्टुलेट है, इसकी जो अभिकल्पना है वो ड्यूलॉन्ग और पेटिट जैसी हैं कुछ तो।
पहला फर्स्ट नंबर, ध्यान से सुनते जाना क्योंकि इन पे ही बेस्ड है आपका पूरा डेरिवेशन। पहला है 1 kg सॉलिड के अंदर नंबर ऑफ एटम कैपिटल एन होते हैं। कैपिटल एन को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं और आपको मालूम है इसकी वैल्यू इतनी होती है। 1 किलोग्राम ठोस के अंदर जो अणुओं की संख्या है वो कैपिटल एन है। कैपिटल एन एवोगैड्रो संख्या है और उसकी वैल्यू इतनी है। पहला तो ये। दूसरा जो सेम सेम है ना वो बता रहा हूं मैं। दूसरा मैंने आपको बताया है कि इसमें जो सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल रहते हैं, सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल रहते हैं, जो एटम रहते हैं, जो भी बोलो आप, वो हमेशा मीन पोजीशन के दोनों ओर वाइब्रेट करते हैं। जब उनको एनर्जी मिलती है तो वो मीन पोजीशन के दोनों ओर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और ये जो मोशन होता है वो एक तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। इसीलिए हम इसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी मान सकते हैं। इनके मोशन को क्या मान सकते हैं, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन मान सकते हैं। ठोस के अंदर जो परमाणु उपस्थित रहते हैं वो माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं, तो उनकी गति को हम सरल आवर्त गति मान सकते हैं। और आपको मालूम है कि अणु किसी भी दिशा में गति कर सकता है, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, क्योंकि अणु तो सभी जगह वितरित है इसमें। तो इसलिए उसकी स्वतंत्रता की जो कोटि होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है, स्वतंत्रता की कोटि, वो कितनी होती है, 3 होती है। दूसरा वाला पोस्टुलेट ये था। ठीक है, तो थर्ड वाला आपको याद रखना है, आप डिफरेंट हो जाएंगे सारे के सारे पोस्टुलेट। बच्चों इसमें जो मॉलिक्यूल का जो मोशन है तो वो आपने मान लिया सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इसका मतलब ये हुआ ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करेगा, सरल आवर्ती दोलित्र की तरह काम करेंगे ये सारे के सारे अणु। ये जो अणु आप देख रहे हो वो सरल आवर्ती दोलित्र की तरह काम करेंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करेंगे। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करते हैं तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है, 3 होती है। अगला पॉइंट जो होता है वो ये रहता है कि इसमें परम शून्य ताप पर, मतलब टी बराबर 0 पर जो एनर्जी रहती है वो हमेशा क्या रहती है, 0। मतलब टेम्परेचर अगर नहीं है तो एनर्जी की वैल्यू, एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर कितना होगा, हमेशा 0। क्योंकि टेम्परेचर अगर कुछ होगा तो उसको एनर्जी मिलेगी। टेम्परेचर अगर 0 है इसका मतलब इनको कोई एनर्जी नहीं मिली, तो उस टाइम पर एनर्जी कितनी रहती है, 0 रहती है। या कई बुकों में स्पेसिफिक हीट भी लिखी रहती है सर, तो वो भी कितनी होती है, 0 होती है। फोर्थ नंबर देखो इसमें कौन सा प्रिंसिपल जुड़ गया, क्वांटम। क्वांटम जुड़ गया ना, क्वांटम वाला। तो बच्चों क्वांटम प्रिंसिपल क्या बोलता है, क्वांटम प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो एनर्जी रहती है वो कंटिन्यूस नहीं रहती, डिस्क्रीट फॉर्म में रहती है। और उसका फॉर्मूला रहता है ई एन बराबर लिख दो चाहे चाहे ई आर लिख दो, जो आपको लिखना है। ई एन बराबर रहता है एन एच। इसमें जो एनर्जी रहती है ऑसिलेटर की उसका फॉर्मूला रहता है ई एन बराबर एच एन एन एच। यहाँ पर हम एन बराबर लिखेंगे 0 1 2 3 डैश डैश डैश। क्वांटम प्रिंसिपल क्या बोलता है, क्वांटम प्रिंसिपल ये बोलता है कि इसके अंदर जो ऑसिलेटर हैं उन सभी की जो एनर्जी रहती है वो ई एन बराबर एन एच यू रहती है, डिस्क्रीट फॉर्म में रहती है। डिस्क्रीट का मतलब एन बराबर 0 रखेंगे तो अलग आएगी, 1 रखेंगे तो अलग आएगी, 2 रखेंगे तो अलग आएगी, 3 रखेंगे तो अलग आएगी। सब हर एक पार्टिकल की एनर्जी अलग अलग होगी, वो डिस्क्रीट रहती है। तो जितने भी इसके अंदर ऑसिलेटर हैं, ऑसिलेटर बोल दो या फिर पार्टिकल बोल दो, उन सभी की एनर्जी आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, एनएच न्यू से एन बराबर 0 के लिए एनर्जी अलग आ जाएगी, 1 बार के लिए अलग, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग। तो ये वाला एनर्जी का। फिफ्थ वाला होता है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें पार्टिकल। ये वाला याद करना है ना करना कोई बात। पार्टिकल जो रहते हैं वो डिस्टिंग्विशेबल रहते हैं, डिस्टिंग्विशेबल मतलब विभेद होते हैं। सारे के सारे कण कैसे होते हैं, विभेद होते हैं। डिस्टिंक्ट पार्टिकल होते हैं, विविध कण होते हैं। विविध कण का मतलब होता है ये कण मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरी को फॉलो करें, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरी को फॉलो करें। विविध का मतलब होता है हर एक कण की एनर्जी अलग अलग होगी, हर एक पार्टिकल। बाकी विविध में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना, कि नो न्यू माइक्रो स्टेट इज ऑब्टेन आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। दो कणों को आपस में बदलने से नवीन सूक्ष्म अवस्था प्राप्त नहीं होती, लेकिन वो मतलब नहीं है उसको डिटेल में लेने से।
आपको यहाँ याद रखना डिस्टेंस पार्टिकल है सारे के सारे, मतलब सबकी एनर्जी अलग अलग है। जितने भी इसके अंदर ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर बोल दो चाहे पार्टिकल बोल दो, वो सारे के सारे अलग अलग हैं। और जो अलग अलग होते हैं वो हमेशा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरी को फॉलो करते हैं हमेशा, आपको मालूम है। तो इनकी एनर्जी क्या रहती है सबकी अलग अलग, ये है। एक बार फिर जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ, फिर अपन डेरिवेशन पे आते हैं बच्चों। 1 किलोग्राम ठोस के अंदर परमाणुओं की संख्या है, अणुओं की संख्या n के बराबर। नंबर ऑफ एटम इन 1 kg सॉलिड, कैपिटल एन, कैपिटल एन इतना होता है। सेकेंड, सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल रहते हैं, जो एटम रहते हैं, जो अणु रहते हैं, वो हमेशा जब वाइब्रेट करते हैं, जब इनको एनर्जी दी जाती है, तो जब वो वाइब्रेट करते हैं तो मीन पोजीशन के दोनों ओर करते हैं। और मीन पोजीशन के दोनों ओर करने का मतलब होता है कि उनका जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सरल आवर्त गति। और इनका जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सरल आवर्त गति है। और इसका मतलब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी, 3 होगी। भाई किधर भी वाइब्रेट कर सकते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी, कहीं भी। फ्री स्पेस है एक तरीके से, ये 3D हो गया एक तरीके से सॉलिड। टी बराबर 0 पर एनर्जी हमेशा 0 रहती है, या स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। प्लांक और क्वांटम ये बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी किसने दी थी, प्लांक ने दी थी। तो ये प्लांक क्या बोलता है, या क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है कि एनर्जी जो रहती है वो हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में रहती है। En बराबर उसका फॉर्मूला रहता है NH, n बराबर 0 1 2 3। और इसमें जो पार्टिकल रहते हैं वो डिस्टेंस रहते हैं, विविध रहते हैं। और जो पार्टिकल डिस्टेंस हैं, विविध हैं, वो हमेशा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरी को फॉलो करते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने 3 थ्योरी पढ़ी होंगी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, फर्मी डिराक और बॉस आइंस्टीन। तो जो पार्टिकल डिस्टेंस रहते हैं, विविध रहते हैं, वो हमेशा किसको फॉलो करते हैं, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन को फॉलो करते हैं। ठीक है। और विविध तो है ही, विविध का मतलब होता है सबकी एनर्जी क्या क्या है, अलग अलग है। तो ये पोस्टुलेट हो गई। चलो मिटा दो इनको। चलो अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ जो मैंने आपको पिछले दिन पे बताया था, उसमें मैंने एक चीज बोली थी, अगर आपको याद हो तो। मैंने आपको बोला था कि जो पी होता है ना, पी, उसको हम प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, उनको हम नंबर ऑफ पार्टिकल भी बोलते हैं, उनको हम नंबर ऑफ ऑसिलेटर भी बोलते हैं, जो चाहो वो बोल सकते हो। जो पी था ना, पी आपका, वो नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ ऑसिलेटर, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल, कुछ भी बोल दो। पहली चीज तो ये। और दूसरा, अगर मान लो किसी ने नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, तो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ईयर में जिसमें मैंने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, फर्मी डिराक और बॉस आइंस्टीन बताया था, उससे पहले मैंने एक डेरिवेशन करवाया था। वो उसमें नंबर ऑफ ऑसिलेटर भी निकाल के दिखाए थे। एन बराबर किसी को याद हो, n = n0 e⁻⁻⁻⁻⁰ इस टाइप से निकाला। मान लो किसी को याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, याद रखना पड़ेगा। और नहीं तो वो बोल्ट्जमैन लॉ याद रख लो, उससे हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू, ये होता है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, वहां याद नहीं है तो आपको मालूम होगा, मैंने स्टैटिस्टिक्स बताया था ना, जिसमें संवितरण फलन यानी पार्टीशन फंक्शन बताया था। फर्स्ट ईयर में था ना, पार्टीशन फंक्शन, संवितरण फलन, तो वहां बताया था। किसी को याद है तो ठीक है, नहीं है तो n बार बराबर n0 e⁻ का RH/kT, ये फॉर्मूला रहता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के अनुसार NR नंबर ऑफ ऑसिलेटर इन आर स्टेट, number of oscillator, number of particle in r state, n0 e⁻⁻ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के अनुसार किसी भी अवस्था में, यानी आर अवस्था भी बोल सकते हैं, एन अवस्था भी बोल सकते हैं, किसी भी अवस्था में, जैसे आर अवस्था में अणुओं की संख्या, दौलित्रों की संख्या nr बराबर n0 e⁻⁻ ये है नंबर ऑफ ऑसिलेटर।
R इक्वल टू 0 1 2 3 डैश डैश डैश। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के अनुसार किसी भी स्टेट में, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, जैसे आर स्टेट है, उसमें नंबर ऑफ ऑसिलेटर का फॉर्मूला ये रहता। आप देख लेना फर्स्ट ईयर में मैंने जहां पार्टीशन फंक्शन यानी संवितरण फलन बताया था, वहां ये चीज मैंने आपको बताई है। ठीक है, आर इक्वल टू 0 1 2 3। ठीक, तो यहां से चलो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। आर इक्वल टू 0 1 2 3 रहता है आपका, नहीं, आर इक्वल टू 1 2 3 रहता है, 1 2 3, क्योंकि एन जीरो तो इधर लगा है ना, 1 2 3। ठीक है, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला रहता है, याद रखना है आपको, और आपको पहले बता चुके हैं। अब सुनो, मुझे क्या निकालना है पहले बताऊं। सबसे पहले मुझे निकालना है एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल, वही निकाली थी पिछले टर्म में। एवरेज एनर्जी यहाँ निकालने का फॉर्मूला वही है यार, कि भाई टोटल एनर्जी निकाल लो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर, आ जाएगा। तो पहले टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर निकाल लेते हैं, वो निकालना थोड़ा सिंपल है। चलो, तो एवरेज एनर्जी निकालते हैं, उससे पहले टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर निकालते हैं। पहले मैं एक दो वैल्यू निकाल के रख दो, यहाँ रखो जरा पानी कितना आएगा। n1 बराबर, रखो जरा, n0 तो n0 रहेगा, r की जगह 1 रखा, h न्यू अपन खेती आ जाएगा। 2 रखो जरा 2, तो n2 बराबर n0 e की पावर माइनस का 2h न्यू अपन खेती। 3 रखो जरा 3 यहाँ पर, तो n3 बराबर n0 e की पावर माइनस 3h न्यू अपन खेती, एंड सो ऑन। सबसे पहले तो बच्चों मैंने क्या किया, दो तीन वैल्यू निकाल के यहीं रख दिया आपके सामने, जैसे 1 रखा यहाँ पर, 2 रखा, 3 रखा। अब 0 मत रखना आप, क्योंकि अगर मान लो 0 किसी ने रख दिया तो बच्चों इधर भी n0 इधर भी n0, तो n0 n0 कट नहीं जाएगा। तो r की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। n0 होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राउंड स्टेट, या मूल अवस्था में अणुओं की संख्या बोलते हैं, और ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन आर स्टेट, या ऑसिलेटर भी बोलते हैं इनको। ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूल यानी एटम जो होते हैं वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, ऑसिलेटर की तरह। चलो, तो आपने 1 2 3 रख दिया, ये आगे निकालो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर, कुल दोलित्रों की संख्या, कुल दोलित्रों की संख्या, कैपिटल एन लिख सकते हो उसको। कैपिटल एन बराबर n1 प्लस n2 प्लस n3 डैश डैश डैश, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर, कैपिटल एन इक्वल। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर कैपिटल एन बराबर, या ऐसा भी लिख सकते हैं, चलो कैपिटल एन लिख देता हूँ, कैपिटल एन बराबर एन वन की जगह ये लिखेंगे, n2 की जगह ये लिखेंगे, n3 की जगह ये लिखेंगे। सभी में चलो वैल्यू रख देते हैं, n0 e की पावर माइनस का h न्यू अपन kT, तो यहाँ रखो n2 की जगह n0 e की पावर माइनस का 2h न्यू अपन kT, प्लस फिर रखो n0 e की पावर माइनस 3h न्यू अपन kT, एंड सो ऑन। तो n बराबर n0 कॉमन आ जाएगा, e की पावर माइनस h न्यू अपन kT भी कॉमन आ जाएगा। n0 e की पावर माइनस h न्यू अपन kT कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस n0 देखो कॉमन आ चुका है। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ दो बार, e की पावर माइनस एच न्यू अपन के टी इंटू ई की पावर माइनस एच न्यू अपन के टी। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें से मैंने एक कॉमन निकाल लिया, तो एक बचेगा। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बताना जरूर, जिससे मैं लिख के अलग से दिखा सकूं। बोलो, इसमें दो थे, एक कॉमन निकाल लिया आपने, एक ही बचेगा। इसमें तीन है बच्चों, एक कॉमन निकाल लिया आपने, तो ई की पावर माइनस का 2h न्यू अपन के टी बच जाएगा, एंड सो ऑन। बोलो, सही लिखा है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो चलो ठीक है, हमने ये कर लिया कि दो थे, तो e की पावर माइनस एच न्यू अपन के टी, एक की पावर एक कॉमन निकाली आगे। इसको कैसे सॉल्व करें? हाँ, इसको सॉल्व करेंगे। देखो, वैसे तो मैं तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एग्जाम में आप भी बता के आ सकते हो, e की पावर माइनस एच न्यू अपन के टी को अपन मान लेते हैं क्या, x, ये मान लिया x।
रखना जरा x कितना आ जाएगा, n बराबर n0 e की पावर माइनस एच न्यू अपन के टी, क्या लिखूंगा इसकी जगह में, x लिख दूंगा x, ठीक है, 1 प्लस इसकी जगह क्या लिखूंगा बच्चों, x प्लस, अच्छा इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसा लिख सकता हूँ e की पावर माइनस एच न्यू अपन के टी का होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ भाई, पावर का मल्टीप्लाई होगा तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स हो गया, यहाँ लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर, क्यों, इसकी जगह हमने एक्स माना है, इसकी जगह एक्स माना है तो स्क्वायर आ जाएगा प्लस डैश डैश डैश, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जब सी एफ पी आई बताया होगा ना आपको, सी एफ पी आई में रूल नंबर थर्ड फोर्थ, तब ये जरूर बताया होगा। ये फॉर्मूला बच्चों होता है किसका, डायरेक्ट लिख दूं, तो ये फॉर्मूला होता है एन बराबर एन जीरो एक्स, ये होता है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस, सभी बच्चों को पता होगा ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस बराबर, तो एन जीरो इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, बोलो सही लिखा है, एन जीरो एक्स और ये 1 माइनस, इसको नीचे लिया है। बुक्स में ऐसे किया है, बुक्स में क्या किया है, ये सीरीज जीपी बन जाती है, ये कौन सी सीरीज बन जाएगी, ये वाली जीपी, तो बुक्स में वो जीपी वगैरह मान लिया है, और हो सकता है देखो नोट्सों में भी, मैं कह नहीं सकता, नोट्सों में भी जीपी वगैरह करके किया हो, मुझे पता नहीं कि कौन सा मेथड में अप्लाई करता हूँ, मुझे खुद नहीं पता रहता, तो आप देख लेना, अगर नोट्सों में है तो वैसा भी लिख सकते हो, और जैसा हमने आज कराया वैसा भी लिख सकते हो, और 100% नोट्सों में डिफरेंट जरूर होगा, देख लेना। तो ये बच्चों जीपी बन जाती है, क्योंकि जीपी का पता कैसे चलता है, सेकंड वाले टर्म में फर्स्ट वाले टर्म का डिवाइड करो, सेकंड वाले टर्म में फर्स्ट वाले टर्म का डिवाइड करो, तीन सीरीज होती है ना, जीपी एचपी और एपी। फिजिक्स में अगर मान लो किसी को दिमाग नहीं लगाना है कि भाई कौन सी बनेगी, जीपी बनेगी कि तो एचपी बनेगी कि एपी बनेगी, तो ध्यान सर रखें बुक हमेशा जीपी बनती है, फिजिक्स में कभी एपी नहीं बनती है और ना एचपी बनती है, फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सब में जीपी बनती है। हाँ बोलो श्याम, क्या सर बुक में एन नॉट अपॉन 1 माइनस एक्स आया है, क्या बुक में आंसर एन नॉट अपॉन 1 माइनस एक्स आया है। नहीं, वो तो मुझे नहीं बताया, बुक में क्या आया मुझे, मैंने खुद नहीं देखा है, जो भी आया है चलने दो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये है, एक उन्होंने सेकंड सर मैंने, पहले ई की पावर माइनस एच म्यू अपॉन के टी कॉमन नहीं लिया था। नहीं 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 नहीं, उनने क्या किया है मैं बताऊं, मैंने भी गलत कर दिया यार थोड़ा सा, वैसे सही है, उन्होंने सर ऊपर से ही वही सीरीज बना दी थी। नहीं 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 नहीं, नहीं आप समझे नहीं, यहाँ अकेले से नंबर ऑफ एन बराबर ऐड करेंगे ना, तो अपन ने एन जीरो तो लिया ही नहीं यहाँ पर, अपन ने एन जीरो लिया ही नहीं है, सारे एटम को ऐड करना है ना, तो एन जीरो भी तो एन जीरो एन वन एन टू एन थ्री, हाँ सर वो भी एन जीरो नहीं लिया था। हाँ, तो यहाँ एन जीरो है, ये बाकी सब सही है, बाकी सब सही है, ये देखो एन जीरो मैंने लिखा ही नहीं था, टोटल एटम ऐड करेंगे तो एन जीरो भी तो है, एन जीरो से स्टार्ट है, एन जीरो एन वन एन टू एन थ्री, तो एन बराबर आ जाएगा, एन जीरो कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस क्या बचेगा, 1 प्लस फिर हाँ सर e आप की अब वो पावर सीरीज बन माइनस का जाएगी। एच न्यू अपॉन के टी, e की पावर माइनस का 2h न्यू अपॉन के टी प्लस e की पावर 3h न्यू अपॉन के टी, भाई एन जीरो भी है, एन जीरो अपन लिखना भूल गए, देखो एक एक मिस्टेक पूरा गलत करवा दी, तो एन जीरो भी ऐड करना था, सारे ऐड कर दिए यार, ठीक है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक ही बताऊंगा, देखो अब मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, एक तो बुकों में किया है जीपी से कि भाई ये जीपी बन जाएगी, तो जीपी के इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, ए मतलब ये, आर मतलब ये, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, जीपी अगर बनती है तो जीपी कैसे बनाओगे, फर्स्ट टर्म ये रहा, ए अपॉन 1 माइनस आर, आर की जगह ये आ जाए, ठीक है,
एक ट्रिक और है मेरे पास, अगर उससे सॉल्व करना चाहते हो उससे भी कर सकते हो। कौन सी वाली? जो भी मैं बता रहा था, ये पुट कर दो e की पावर h न्यू अपन kt की जगह x, ऐसे। तो n बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, n0 1 प्लस, इसको हमने क्या लिखा था x, इसको क्या लिखा था एक्स स्क्वायर, क्योंकि e की पावर माइनस एच न्यू अपन के टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, प्लस इसको क्या लिखेंगे एक्स क्यूब। ठीक है, फिर से ये वही फॉर्मूला बन जाएगा जो अभी बात कर रहे थे ना हम, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस, ये उसी का फॉर्मूला। तो यहां से आ जाएगा n0 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद वैल्यू रख देना n0 अपॉन 1 माइनस एक्स की जगह